नमस्कार। मेरा नाम भवतोर शेखर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, हम लोग जो पत्रकारिता करते हैं, राजनीति का विश्लेषण करते हैं, तो हमारी अपनी एक भाषा होती है। उस भाषा में कुछ शब्द लगातार हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। लेकिन बहुत बार ये बात हो जाता है कि एक ही शब्द बार बार इस्तेमाल करने से उसका आशय बिगड़ जाता है। जैसे कि रणनीति। आजकल के राजकीय बहस, राजनीति के बहस में या डिबेट में, चुनाव या जो कुछ चलता है राजनीति में, उसका विश्लेषण करते हुए राजनीति, रणनीति, ये शब्द बार बार आता रहता है। लेकिन एक भूला जाता है कि रणनीति वो होती है जो कभी पहले बताई नहीं जाती कि हमारी ये रणनीति है। आपकी क्या रणनीति है? ये सवाल बिल्कुल गलत होते हैं, क्योंकि रणनीति एक तरीके से गोपनीय होती है। क्योंकि उसका जब परिणाम होता है, परिणाम साधा जाता है, उसके बाद उस पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि कुरुक्षेत्र पर लड़ाइयां होती थी, तो उस दिन कौरवों ने क्या व्यूह रचना की है, चक्रव्यूह वगैरह वगैरह हम सुनते हैं ना। तो जो चक्रव्यूह होता है या और कोई व्यूह रचना होती है, वो पहले से अगर खुल जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। और इसलिए अलग अलग पार्टियां चुनाव में या और किसी बात पर राजनीति करती है, तब उनकी अपनी एक रणनीति होती है, लेकिन उस पर पब्लिकली, ओपनली चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हमने देखा अभी अभी कि बंगाल की विधानसभा चुनाव में ममता दीदी की बुरी तरह से हार गई, और देखते देखते 2 महीने में पूरी पार्टी बिखर गई है। बंगाल की विधानसभा में जो ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी थी, उसके 2 धड़े हो गए। लोकसभा में जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी थी, उसके 2 धड़े हो गए। राज्यसभा में जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी थी, उसके 2 धड़े हो गए। राज्यसभा में जिनको ममता दीदी की लीडरशिप मंजूर नहीं थी, मालूम पसंद नहीं थी, उन्होंने तो सीधा सीधा इस्तीफा देकर राज्यसभा से वो निकल गए। तीनों सीटें खाली हो गई। लोकसभा में 22 लोग अलग हो गए। वो कोई एनसीपीआई नाम की एक छोटी त्रिपुरा की पार्टी है, उसमें उनका विलय हो गया। बंगाल में जो बची हुई विधानसभा में ममता दीदी की पार्टी है, उससे 4 गुना बड़ी एमएलए की संख्या बगावत करने वालों की है, तो उन्होंने खुद को तृणमूल पार्टी घोषित कर दिया है। और उसके लिए चुनाव आयोग के सामने रिकॉग्निशन के लिए दावा पेश कर दिया। तो कहने का मतलब है, ये सब अचानक हुआ ये तो मैं नहीं मानता। ममता हारने वाली है, ये 2-3 महीने पहले से अपनी रणनीति के आधार पर अमित शाह और बीजेपी के हाईकमांड ने तय किया था कि ये तो हारने वाली है। लेकिन ममता हारने के बाद जो बंगाल की राजनीति होने वाली है, उसमें ममता की ताकत कहां तक होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, इसकी भी रणनीति पहले से तय हुई थी। अब कुछ खबरें आ रही है कि काकोली घोष, जिन्होंने लोकसभा में पार्टी तोड़ी, तृणमूल, वो तो 6 महीने पहले से बीजेपी के संपर्क में थी। ये बात अभी सामने आ रही है। लेकिन जब बंगाल का चुनाव चल रहा था, जोर शोर से काकोली घोष भी बीजेपी के खिलाफ भाषण करती थी। सयोनी घोष, वो भी बीजेपी के और मोदी के खिलाफ बोलती थी। लेकिन आज बीजेपी के सपोर्ट में खड़े हो गए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, रणनीति जो होती है वो बहुत पहले से और बारीकी से अभ्यास करने के बाद तय की जाती है। और एक एक डिटेल होता है, उसमें भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन कम से कम गड़बड़ हो, वो जो परिणाम साधना है, इसके लिए जो पूर्व तैयारी होती है, उसको रणनीति बोलते हैं। आज मैं ये फिर से दोहरा रहा हूं। इसका एक कारण है कि कुछ हफ्तों पहले, शायद 1-2 महीने पहले,
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में जो 10 सदस्य हैं उनमें से 7 यानी 2/3 इकट्ठा हो गए और उन्होंने केजरीवाल का लीडरशिप नामंजूर किया और वो सीधे सीधे उठकर बीजेपी के साथ चले गए। 10th शेड्यूल और डिफेक्शन एक्ट के तहत उनको वो कर सकते थे, उन्होंने कर दिया। तो अगर वहां वो सीधे सीधे बीजेपी में चले गए, राज्यसभा के सदस्य थे, तो बंगाल की तृणमूल की जो राज्यसभा में पार्टी है उसमें कुछ 10-11 लोग वगैरह कुछ थे, उसमें से 3 लोग ममता के खिलाफ बगावत करना चाहते थे और पॉसिबल नहीं था, तो एक एक करके शेखर राय नाम के कोई है, सुष्मिता देव नाम के कोई है, उन्होंने सीधा सीधा रिजाइन कर दिया, राज्यसभा सीट ही छोड़ दी। अब ये क्या मामला है? अगर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य उनको अपनी पार्टी में लाना है, अपने साथ लाना है, तो बीजेपी ने उनका 2/3 आंकड़ा बना के उनको अपने साथ विलय कर दिया। तो तृणमूल के राज्यसभा सदस्य बीजेपी के साथ लाने के लिए उनका विलय क्यों नहीं किया गया? हाँ, बोला जा सकता है कि भाई 2/3 मेजोरिटी नहीं हो रही थी, संख्या बल जो है वो 2/3 होना चाहिए, वो नहीं हो रहा था, 3 ही थे, कम से कम 6-7 चाहिए थे, वो अगर नहीं है तो क्या करे। लेकिन रिजाइन करने से क्या मतलब है? एक एक करके मुझे लगता है 2-2, 3-3 दिनों का फर्क करो, वो रिजाइन होते गए और ये सीटें खाली हो गई। अब उन तीन सीटों के लिए चुनाव आयोग ने वोटिंग डिक्लेयर कर दिया है। फिर से वो सीट, वो खाली सीट है, वो भरी जाएगी, इसके लिए चुनाव होगा। अब ये बात है कि राज्यसभा में जो चुनकर जाते हैं उनका वोटर उस राज्य के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधायक होते हैं, वो वोटर होते हैं। उनके वोट के आधार पर उस राज्य से कोई राज्यसभा में जा सकता है। अब जितनी संख्या होती है, आपको मालूम है, जितनी संख्या होती है उसके आधार पर वोटिंग होता है और कोटा होता है कि भाई कम से कम फर्स्ट प्रेफरेंस के महाराष्ट्र में हमारे होता है तो कुछ 28-29 अगर फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट आपको मिलते तो आप पहले ही राउंड में जीत गए। और जिनको नहीं मिलता उनको जो पहले वोटिंग हो चुका है उनका सेकंड थर्ड प्रेफरेंस काउंट करके चुना जाता है। लेकिन जब ये 6-7 महाराष्ट्र की 6 या 7 सीटें चुनी जाती है तब ये प्रेफरेंशियल वोट होता है और कोटा वोट होता है। लेकिन जब उपचुनाव होता है तो वो वैसा नहीं होता। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में एक्चुअली 6 सीटें थी या 7 सीटें थी, लेकिन एक ज्यादा सीट थी क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री बनी अजीत दादा की पत्नी सुनेत्रा पवार, उन्होंने अपने सीट से इस्तीफा दे दिया था, तो उसके लिए उपचुनाव हुआ। अब राज्यसभा में चुनाव और उपचुनाव इसमें फर्क होता है। जब 6-7-8 सीटों के लिए एक साथ वोटिंग होना है तो कोटा सिस्टम होती है, प्रायोरिटी वोटिंग होती है। लेकिन जब उपचुनाव होता है तो उपचुनाव एक एक सीट के लिए अलग चुनाव माना जाता है। यानी कि विधानसभा में जितने एमएलए हैं, पूरे के पूरे विधानसभा के जितने एमएलए हैं वो एक एक सीट के लिए पूरा चुनाव क्षेत्र बन जाता है। यानी आज हमको मालूम है कि बंगाल में 2 सीटें खाली है विधानसभा की। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी रिजाइन कर गए और वो हुमायूं कबीर है, वो भी 2 जगह से चुनकर आए, उन्होंने एक सीट छोड़ दी। तो बंगाल की विधानसभा की ताकत 294 है, लेकिन 2 सीटें खाली होने के कारण बंगाल की विधानसभा में आज 292 एमएलए है। तो जो 3 सीटें खाली हो गई है राज्यसभा की बंगाल से, उस हर सीट के लिए अलग अलग चुनाव होगा जिसको उपचुनाव कहा जाता है। तो उसमें कोटा सिस्टम नहीं है।
जो उम्मीदवार खड़ा होगा उस उम्मीदवार के लिए पूरे 292 वोटर है। इसका मतलब जिसको 292 में 50% से ज्यादा वोट मिलेंगे वो चुनकर आएगा, कोटा सिस्टम से नहीं, प्रेफरेंशियल वोट से नहीं। अब इसका अर्थ ये होता है कि ये 3 सीटें जिसका उपचुनाव हो रहा है, इसके लिए ममता दीदी के पास या ऋतुव्रत बैनर्जी के पास 60 या 20 या और कितने भी वोटर हो, बीजेपी के पास 200 से ज्यादा एमएलए है। यानी बीजेपी के जो 3 कैंडिडेट राज्यसभा के लिए उत्तर पश्चिम बंगाल से उपचुनाव लड़ेंगे, उनको हर एक को 292 से बहुमत लाना है, 200 से ज्यादा वोट हर एक को मिलेंगे। इसका मतलब सीधा साधा ये है कि जहां तृणमूल के 3 राज्यसभा सांसदों ने अपना इस्तीफा दिया है, वो तीनों सीटें बीजेपी आराम से जीत जाएगी, क्योंकि तीनों सीट के लिए अलग अलग चुनाव होने वाला है। इसे कहते हैं रणनीति। जो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के 2/3 7 एमपी बीजेपी में विलय हो गए, वैसी हालत बंगाल के राज्यसभा सदस्यों के लिए नहीं थी। तो अलग रणनीति अपनाई गई कि आप रिजाइन करो, आपके रिजिग्नेशन के बाद जो उपचुनाव हो गए वो तीनों सीटें बड़ी भारी 200 एमएलए की ताकत पर बीजेपी तीनों सीटें जीत सकती है। यानी कि बीजेपी अब जो चुनाव इस 15-20 तारीख कुछ होने वाला है होता है, तो साफ है या तो उनको चैलेंज कोई ना करे, या तो वोटिंग होगा तो 200 वोट के आधार पर बीजेपी एक एक करके तीनों सीटें जीत लेगी। मुझे याद है ये बात कोई नई नहीं है, कुछ साल पहले गुजरात में ये हुआ था। स्मृति ईरानी, मुझे लगता है 2019 के बाद हुआ था। स्मृति ईरानी गुजरात की राज्यसभा मेंबर थी और अमित शाह भी थे। तो जब अमित शाह और स्मृति ईरानी लोकसभा पर चुनकर आ गए तो दोनों ने अपनी राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी थी। और जब गुजरात में राज्यसभा के लिए उपचुनाव हो गए तो दोनों चुनाव अलग अलग माने गए और दोनों सीटें बीजेपी जीत गई थी। इतना ही नहीं, बाद में जब अहमद पटेल का देहांत हो गया वो भी सीट बीजेपी खा गई। तो इसे कहते हैं रणनीति। रूल्स होते, रेगुलेशंस होते, नियम होते, कानून होते, उसके आधार पर आप सही रणनीति अपनाओगे तो आप बड़ी जीत हासिल कर पाओगे। सिर्फ भाषण देने से, बड़े बड़े बयानबाजी करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। और बड़ी बड़ी आक्रामक बयानबाजी जो होती है उससे मनोरंजन हो सकता है, चुनाव जीते नहीं जाते। और इसलिए बीजेपी जिस ढंग से हर चुनाव को अलग मानकर उसके लिए अलग रणनीति बनाती है और बड़ी चालाकी से ज्यादा सीटें जीत जाती है, तो उसकी वो रणनीति समझकर उससे टक्कर लेना जरूरी है। और अपने लिए भी ऐसी अजीबोगरीब रणनीति बनाने वाला कोई आपकी पार्टी में चाहिए, तब ही आप बीजेपी के साथ टक्कर दे सकते हो। और देखिए बीजेपी के अब तीनों राज्यसभा सदस्य आराम से लीगली बचे हुए टाइम के लिए आ जाएगा। बचे हुए का मतलब ये है कि ये तीनों सदस्यों ने राज्यसभा का इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने 6 साल की जो मुदत होती है उसमें से जितना समय निकाल लिया है वो छोड़कर बचा हुआ टाइम है, इसके लिए ये चुनाव हो रहे। तो आज की तारीख में बीजेपी ये सीटें जीत जाएगी, लेकिन उनको पूरा 6 साल का टाइम नहीं मिलेगा। जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनका जो कार्यकाल था उसमें बचा हुआ टाइम है, इसके उतने ही टाइम के लिए ये 3 राज्यसभा सदस्य बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी जीत जाएगी। वो बीजेपी के हो गए, लीगली हो गए,
और डिफेक्शन लॉ या 10वां शेड्यूल उसके आड़े नहीं आएगा। इसको बोलते हैं रणनीति दोस्त। कितनी बारीकी से बीजेपी के रणनीतिकार अपनी प्लानिंग बनाते हैं। जो चुनाव है वो चुनाव का तरीका क्या है, पद्धति क्या है, शैली क्या है, ये सोचकर समझकर उस पर काम किया जाता है और तैयार होने के बाद प्लान पर अमल किया जाता है। इसलिए हर बार बीजेपी जीत जाती है और बीजेपी के विरोध में जो लोग हैं वो बुरी तरह से हार जाते हैं। हारने का कारण बिल्कुल सीधा है, सिर्फ बीजेपी की रणनीति नहीं, वो रणनीति ना समझना अपोजिशन के लिए नुकसानदायक होता है। दोस्तों अभी रुकता हूं, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।